लेक्चर हो जाए तब लिखवाया जाएगा लास्ट में। अभी ज़्यादा अब लिखवाने वाला भी हुआ कहाँ, कम से कम। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भाई चल रहा था, फिर एक बार 1-2 मिनट दोहरा के उसको आगे बढ़ा जाए। आपका संविधान में हम उठाए थे अध्याय भाग 20 शुरू किए थे, पहला आपका चैप्टर उद्देशिका के बाद। और इसमें आपका बताया गया था कि अध्याय 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है। अनुच्छेद याद रखिएगा 368, यानी कि अनुच्छेद किस में, आपका 368 में। तो आपका 2-3 बातें आपको अभी बताई गई थी कि ये जो प्रक्रिया 368 में दी गई है, ये केवल संविधान में संशोधन के लिए 2 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। कितनी प्रक्रिया? 2। जबकि संविधान में जो संशोधन होता है वह 3 प्रक्रिया से होता है। अर्थात इसका मतलब पहला ये हुआ कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के मामले में पूर्ण प्रावधान करता है कि नहीं? नहीं करता। तो एक प्रक्रिया इससे कहाँ चली गई है? बाहर। यानी कि एक प्रक्रिया नहीं दी गई। हम बताएंगे तीनों, और तीनों का उदाहरण भी देंगे आगे। अभी 2 दिन लगेगा कम से कम इसको बताने में, क्योंकि पूरे संविधान को मथना इस पर बताते समय। अगला बताया गया था कि जो संविधान के संशोधन का ये प्रावधान किया गया है, ये कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो साउथ अफ्रीका से, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। तीसरा अगला हमने बताया था कि क्या अनुच्छेद 368 में संशोधन हो सकता है कि नहीं, यानी कि संविधान के संशोधन के प्रावधान में ही संशोधन तो हो सकता है। और अब तक याद रखिएगा, वो आगे बताया जाएगा डिटेल में कितनी बार हुआ है? 4 बार। यानी कि चारों याद रखिएगा। 7वां संविधान, 24वां, 42वां और बताया गया 101वां। 101वां कब हुआ था? जीएसटी के कारण। इसके बाद हमने बताया था कि जहां तक संविधान में संशोधन की बात है, आईएएस में भी पूछा गया था कि अगर संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सकता है तो उस संविधान को लचीला संविधान या सुनम्य संविधान या उदार संविधान या नम्य संविधान कहा जाता है। और जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन हो उस संविधान को अनम्य संविधान या कठोर संविधान या आपका कह सकते हैं अनुदार संविधान या अनम्य संविधान कहा जाता है। तो आखिर अगर हम 3 प्रक्रिया पर गौर करें तो भारत का संविधान कैसा है? तो उदार और अनुदार, यानी कि नम्य और अनम्य का मिश्रण है। यानी कि कुछ प्रावधान आसानी से परिवर्तित किए जा सकते हैं तो कुछ प्रावधान के परिवर्तन के लिए कठोर प्रक्रिया का क्या करना पड़ेगा? पालन। तो क्वेश्चन ये बना था आईएएस में कि आपका उदार और लचीला या उदार और कठोर शब्द संविधान में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो संविधान में संशोधन के लिए। गलत ना हो, किसके लिए? अब अनम्य दे, कुछ भी दे, ये नहीं कि 3-4 शब्द हमने बताया, कोई भी शब्द दे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले पॉइंट को हमने बताया था कि संविधान संशोधन के लिए क्या संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है कि नहीं? नहीं बुलाई जा सकती। अगला हमने बताया था कि क्या भारत का राष्ट्रपति संविधान संशोधन के लिए 123 अनुच्छेद के तहत ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। ये भी याद रखिए। तीसरा पॉइंट बताया था कि क्या संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि नहीं? कि बाध्य है, तो अनुमति देने के लिए क्या है? बाध्य। ये जरूर याद रखें, 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए। इसके बाद हमने 3 मॉडल बनाए थे। पहला मॉडल हमने बताया था
मूल अधिकार में संशोधन, दूसरा मॉडल मूलभूत ढांचा, और तीसरा संविधान में जो संशोधन 3 प्रकार के हैं वो पढ़ने हैं। और चौथा पहले ही पढ़ना है कि संविधान में संशोधन जो होते हैं, एक दृश्य होता है, विजुअल होता है, जो दिखाई देता है, और एक अदृश्य होता है जो संविधान में दिखाई नहीं देता, लेकिन संविधान के प्रावधान बदल जाते हैं, यानी कि व्यवहार में वो बदल जाता है संविधान, लेकिन वह आपका प्रावधान कहीं दिखाई नहीं देता। और इसी बात को हम चर्चा कर रहे थे, तब आपका मूल अधिकार में संशोधन हम पढ़ाएंगे। तो ध्यान से फिर एक बार देखिए, आपका संविधान में संशोधन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका अदृश्य, अदृश्य यानी कि अनौपचारिक, अनौपचारिक यानी कि अनफॉर्मल कह सकते हैं, अर्थात संविधान का पाठ नहीं बदलता, लेकिन उसका प्रवर्तन बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में जो बातें लिखी हैं वह बातें ही लिखी रहती हैं, लेकिन व्यवहार में वे बातें बदल जाती हैं, अर्थात संविधान के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब 2-3 उदाहरण इस पर देखना है। अदृश्य जो संशोधन होते हैं, आपका एक तो न्यायालय के निर्णय से होते हैं। न्यायालय संविधान के एक भी शब्द को बदल नहीं सकता, लेकिन न्यायालय संविधान में जो शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ जरूर बदल सकता है। और सबसे अच्छा उदाहरण आपका आर्टिकल 21 है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ सुप्रीम कोर्ट ने इतना निकाला है कि अब लग रहा है कि सभी मूल अधिकार कहाँ समाहित हो गए हैं, अनुच्छेद 21। तो शब्द वहीं अनुच्छेद 21 में आज भी 18 ही शब्द है, बदले नहीं गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनकी व्याख्या करके अर्थ क्या किया, अलग कर दिया। ये पहला अदृश्य कहा जाता है, जो दिखाई न। दूसरा आपका विधायन द्वारा संविधान की पूर्ति करके। तो इस पर 2 अच्छे उदाहरण हमें देखने हैं, यानी कि एक तो अनुच्छेद 5 को देखना है, अनुच्छेद 5 को, और दूसरा हमें अनुच्छेद 124 का क्लाज 1। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में जो बातें लिखी रहती हैं वह वैसे ही रहती हैं, लेकिन संसद को अधिकार होता है कि वह उस विषय पर कानून बना सके। और यही 2 पॉइंट हमें समझना है। संविधान में कहीं कोई बदलाव नहीं होता, बल्कि अलग से कानून बनाकर और संविधान का प्रवर्तन बदल दिया जाता है। संविधान के शब्दों में कोई चेंजिंग नहीं। अब 2 उदाहरण देखिए। अनुच्छेद 5 ये बताता है कि भारत की संसद नागरिकता की बात करता है, सिटीजनशिप की, और ये भी देता है कि भारत की संसद चाहे तो नागरिकता के विषय में कानून बना सकती है। तो भारत की संसद ने कानून बनाकर अलग प्रावधान कर दिया, तो क्या संविधान का अनुच्छेद 5 चेंज किया गया? नहीं, बल्कि संसद ने क्या किया, उसके लिए अलग कानून। इसी प्रकार आपका अनुच्छेद 124 ए लगातार आईएएस में और जे में पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है। अच्छे से जानिए इसको, लगातार कंपटीशन में आ रहे हैं क्वेश्चन, आईएएस से लेकर जीएस में और आपका लॉ में। अगर कहीं दे कि उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है, तो पहले अनुच्छेद 124 का कौन सा उप अनुच्छेद हमें पढ़ना है? 1। देखिए बेयर एक्ट में क्या लिखा है। भारत का एक संविधान, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। तो जो यूपी जे में क्वेश्चन आया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन किस अनुच्छेद में? 124 क्लाज वाइज तक दिया है। तो 1 कौन सा क्लाज?
भाई 2 क्वेश्चन हम बना दिए। स्थापना उन गठन किस में, 124 के किस क्लाज में, उच्चतम भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। जब तब ये कब तक होंगे, जब तक कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ये संसद है, ये विधि बनाकर जजों की संख्या न बढ़ा दे। तो आज भी अगर आप बेयर एक्ट निकालिए, अनुच्छेद 124 का क्लाज 1 देखिए, यही बात आज भी आपको लिखा हुआ मिलेगी कि 1+7 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य। जबकि वास्तव में संविधान बदल गया है और वर्तमान में कितने आपका टोटल जज है, 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य। तो बताइए क्या संविधान के पाठ में परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो वह क्या हुआ, बदल गया। तो जजों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है, कहीं भी पूछे तो संसद द्वारा क्या करके, कानून या विधि बनाकर। संसद ने 1956 ईस्वी में इसके लिए कानून बनाया है और जजों की संख्या उसके उसी कानून में संशोधन करके जजों की संख्या क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि जो 1956 का कानून है, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या नियम, उस कानून में बार बार एमेंड किया जाता है और जजों की संख्या बढ़ाई जाती है। ये जो संशोधन हुआ, दिखाई दिया कि नहीं दिया संविधान में, नहीं दिया, तो इसे हम कैसा संशोधन कहेंगे, अदृश्य की दृश्य, अनौपचारिक या अदृश्य, जो दिखाई न दे। रटे रहिए। दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा जो संशोधन होता है वह दृश्य होता है। दृश्य का मतलब ये हुआ कि जो दिखाई दे, अर्थात इसका मतलब कि संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है और वह इस संशोधन द्वारा संविधान का पाठ बदल जाता है। यानी कि जो बातें संविधान में लिखी गई रहती हैं उसको क्या किया जाता है, परिवर्तित। तो ये कैसा संशोधन हो गया, दृश्य। और संविधान में संशोधन करने की क्षमता किसको है, तो हमारा आपका संसद को। तो बताया जाएगा कैसे होगा संशोधन, अभी कहाँ प्रक्रिया बताई गई। अब आइए एक एक पॉइंटों को उठाया जाए। पहला पॉइंट हम आज उठा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और कंसेप्ट भी बनाने के लिए, वह है मूल अधिकारों में संशोधन। यानी कि जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर और आपका 35 तक में जो फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं, क्या संसद उस फंडामेंटल राइट को छीन सकती है या कम कर सकती है कि नहीं, ये समस्या है। देखिए संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को कम कर सकती है या छीन सकती है या नहीं छीन सकती। आपका तत्पश्चात आपका संसद ने प्रथम संविधान संशोधन किया। तो अब प्रथम संविधान संशोधन किया तो किस सन में किया, 1951। अभी बताया गया था टीपीए में कि संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किस सन में हुआ। और इस संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको कम किया गया, यानी कि काट छांट की गई। किसको कम किया गया, और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और तमाम चीजें की गई। फिर प्रथम अनुसूची जोड़ी गई। तमाम उतना नहीं जाना है, बस इतिहास हल्का सा देखकर आगे बढ़ना है। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा मुख्य रूप से हुआ क्या था, तो संपत्ति का जो अधिकार था उसको आपको काटा छाटा गया, कम कर दिया गया। तो इस संविधान संशोधन को चैलेंज किया आपका शंकरी प्रसाद ने।
तो आपका पहला केस आता है शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का आता है आपका 1951 का। ध्यान से अब समझिएगा। शंकरी प्रसाद ने प्रथम संविधान संशोधन को चैलेंज किया और उच्चतम न्यायालय में ये तर्क रखा कि हजूर, आपका संसद हमारे मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती, कम नहीं कर सकती। अतः आप इस संशोधन को अवैध या शून्य या नल एंड वायड या असंवैधानिक घोषित करिए। ये मांग की गई किसके द्वारा? शंकरी। तो फिर क्वेश्चन पर भी क्वेश्चन निकालना है कि संविधान मूल अधिकारों में संशोधन के मामले में प्रथम वाद कौन था? तो क्या मार्क कराएंगे? शंकरी प्रसाद। किस संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था? प्रथम की द्वितीय की तृतीय? प्रथम। तो इस मामले में जो जस्टिस थे पतंजलि शास्त्री, यानी कि जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे, और उन्होंने क्या फैसला दिया वही देखना है। उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है और संशोधन पर कोई सीमा नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका ने विधायिका को खुली छूट दे दी कि आप पूरा मूल अधिकार तहस नहस कर दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। यानी कि खुली छूट किसको दे दी गई? पार्लियामेंट को। किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप खूब संशोधन मूल अधिकार में करिए और वह सभी संशोधन करने का आपको पावर है। अब क्वेश्चन ये बनता है इंटरव्यू में कि आखिर ये जो निर्णय आया ये क्यों आया, किससे प्रेरित था? तो ये भी आपको भाई संविधान में पढ़ना है। ये जीएस नहीं है कि एक लाइन निकल जाएगा। इसीलिए संविधान में समय लगता है और जब तक प्री न हो तब तक संविधान एक चलता रहेगा। उसके बाद भी मैंने चला जाएगा कुछ, लेकिन जब तक जे का प्री न हो, ये मान कर चलिए कि कम से कम 3 माह तो लग ही जाता है। अब एग्जाम अगर थोड़ा नज़दीक रहेगा तो हल्का सा स्पीड उसमें क्या किया जाता है? बढ़ा जाता है। मैंने गधा जो चलते हैं उसको क्या बना दिया जाता है? घोड़ा। और उस समय दिमाग भी तेज काम करता है। हम भी प्रेशर में और अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब एग्जाम का प्रेशर रहता है तो देखिएगा और अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आती हैं। और आपका लड़के भी कहते हैं एग्जाम आ गया है सर, अब आप अपने रूप में आइए। तो वो रूप दिखाया जाता है कब? लास्ट में। और वह काम करता है। उत्तराखंड में भी काम किया बहुत, आगे भी काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारा भी प्रयास है भाई कि इस बार किसी का एग्जाम न रुके। यूपीजे अभी आने वाली है, जल्दी है। तो आते आते आपका इतना पढ़ा दिया जाए, दिमाग में भर दिया जाए कि आपका गलती होने की संभावना न रहे। अगला पॉइंट देखिए, अब क्यों ऐसा निर्णय आया, इस पर तर्क वितर्क किया जाता है। जो जज, अब जजों को देखा जाता है। जो माने उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को होती है। भाई 26 जनवरी न मार दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। किस तारीख को हुई? 28 जनवरी 1950। इसके पहले जो जज थे वह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए थे संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट में, और उनको ऑप्शन दिया गया कि या तो आप रिटायर होकर पेंशन पाइए या उच्चतम न्यायालय का क्या बन जाइए? न्यायाधीश। ऑप्शन दिया गया, या तो आप रिटायर हो जाइए, पेंशन पाइए, या फेडरल कोर्ट के हैं तो किसके जज बन जाइए? सुप्रीम कोर्ट के, भारत का। तो कई लोग बन गए, कई रिटायर हो गए, उससे मतलब नहीं है। अब इंग्लैंड का जो नियम था वही नियम भूत जैसे इन जजों के दिमाग में था। तो इंग्लैंड का नियम क्या है? इंग्लैंड में इंग्लैंड की संसद सर्वोच्च और संप्रभु दोनों है, यानी कि सुप्रीम भी थी, सुप्रीम भी है
और सावरेन भी। सुप्रीम का मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उस कानून में छेड़छाड़ या उसको अवैध घोषित करने की क्षमता इंग्लैंड के किसी न्यायालय में नहीं है। और संप्रभु इसलिए है कि बिना किसी आंतरिक और बाह्य दबाव के वह किसी भी कानून को बनाने की क्या रखती हैं पावर। आपका लोमले ये भी कहता है कि आपका अगर इंग्लैंड की संसद ये नर को नारी और नारी को नर बनाने के सिवाय कोई भी कानून पास कर सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं। वहीं आपका भारत के न्यायाधीश भी सोच रहे थे कि भारत की संसद भी इंग्लैंड के समान है और भारत की संसद जो चाहे सो करे, यहाँ तक कि मूल अधिकार भी छीन ले तो न्यायपालिका कुछ करने वाली नहीं। चलता रहा मामला, चलता रहा। आपका कह सकते हैं कि दूसरा केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का। तो दूसरा केस कौन सा हुआ? सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 ईस्वी में आया ये केस। अब इसमें 5 जज थे और 3-2 से निर्णय आया। और जो निर्णय आया वह आपका कह सकते हैं कि 2 जजों ने विरोध किया और यही विरोध की बातें देखनी है। ध्यान से देखिए। सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य का वाद, ये आपका 1900 आपका बता दिया जाए 65 का है। और ये जो केस आया ये आपका 5 जजों की पीठ बैठी थी और 17वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया था। तो भाई क्रम याद रखना है। पहला संविधान संशोधन किसमें चैलेंज किया गया और 17वां संविधान संशोधन सज्जन सिंह। अब देखिए आगे इसमें हुआ क्या। सज्जन सिंह के बाद में फिर वहीं आपका मामला आया। संसद ने मूल अधिकारों में कुछ परिवर्तन किया था तो सज्जन सिंह चला गया आपका न्यायपालिका में और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने फिर वहीं शंकरी प्रसाद का राग अपनाया। लेकिन एक आप यहाँ विवाद देखते हैं कि अब जजों में क्या होने लगा, मतभेद। क्यों मतभेद होने लगा? क्योंकि नई सोच के जज आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में। नई पीढ़ी के कुछ जज आ गए थे और वह संसद को इंग्लैंड की संसद के समान नहीं मानते थे। लेकिन फिर भी 5 जजों की पीठ थी तो 3 जज पक्ष में थे और 2 जज क्या थे? विरोध। 3 जजों ने ये कहा कि संसद संविधान में मूल अधिकार सहित किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, उसको पावर है। लेकिन यहीं से विरोध की उत्पत्ति भी होती है। और वह आपका कितने जजों ने विरोध किया? 2। तो जो आपका नेट में क्वेश्चन बना था, आपका पिछली बार इन दोनों जजों का नाम पूछा था भाई। ये देखिए आईएएस और नेट जे में भी अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए तो सबके बस की बात नहीं है। इन 2 जजों का नाम भी आपको याद करके जाना पड़ेगा। ये 2 जज जो थे वह एक जस्टिस हिदायतुल्लाह थे और दूसरा जस्टिस मधोलकर थे। फिर हम बता रहे हैं, एक न्यायाधीश थे जस्टिस हिदायतुल्लाह और दूसरे थे आपका कह सकते हैं कि आपका जस्टिस मधोलकर। मधोलकर ने ही मुख्य रूप से विरोध किया और उन्होंने क्या कहा देखिए ध्यान से। जस्टिस मधोलकर ने ये कहा कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें कि संसद संविधान संशोधन करके भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, परिवर्तित नहीं कर सकती। फिर एक बार इसको समझिए, क्योंकि यहीं से एक प्रिंसिपल उत्पन्न होगा, बेसिक स्ट्रक्चर। फिर एक बार समझिए भाई। तो बेसिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हल्का सा भले अल्पमत में निर्णय दिया, किसने कर दिया था? जस्टिस मधोलकर ने। फिर एक बार हम बता रहे हैं,
इन्होंने ये कहा कि संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आधारिक हैं, मूल हैं, और संसद को पावर नहीं है कि उसमें संशोधन करके परिवर्तन कर दे। लेकिन चूंकि बहुमत का 3 बहुमत में थे और ये लोग तो अल्पमत में थे, अतः बहुमत का निर्णय मान्य हुआ, लेकिन कम से कम विरोध तो शुरू हुआ। तो यहीं से आपका मूलभूत ढांचे की उत्पत्ति भी होगी। अब चलता रहा मामला, चलता रहा आपका, यानी कि मधोलकर से आगे हम बढ़ेंगे, यहीं से उठाएंगे अगले केस में आपका इसके बाद। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद फिर 17वें संविधान संशोधन को फिर चैलेंज किया गया और 2 साल बाद ही किया गया, मैंने 1 साल बाद ही कर दिया गया। और वह केस था आईसी गोलकनाथ। अलग अलग है भाई, आईसी गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस था और ये केस आया 1967 में, निर्णय आया। आपका टोटल 11 जज थे, 6-5 से निर्णय आया। मुख्य न्यायाधीश थे सुब्बा राव, और आपका सुब्बा राव मुख्य न्यायाधीश थे। और इसमें आपका जो निर्णय आया, इन दोनों केसों को सेट एसाइड कर दिया गया, अपास्त कर दिया गया। तो फिर एक बार आपका देखिए क्वेश्चन कहाँ से बना है, पहले तो क्वेश्चन इतने में से निकाला जाए। गोलकनाथ के वाद में किन 2 पूर्ववर्ती निर्णयों को उलट दिया गया, अपास्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, सेट एसाइड किया गया? ये क्वेश्चन आपका पिछली बार आया। तो कौन सा मार कर आएंगे? 2 केस कौन कौन है? शंकरी प्रसाद और सज्जन, ये 2 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि गोलकनाथ के बाद में किस संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया? तो 17वें को फिर किया गया। कितने जजों की पीठ बैठी? 11। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुब्बा राव। कितने से फैसला आया? 6-5, 6 पक्ष में थे और 5 क्या थे? विरोध। इसका मतलब तो बहुमत का। अब एक बार यूपीजे में निर्णय की डेट पूछी है, डेट वाइज याद रखना पड़ेगा। 27 फरवरी, 1967। भाई रट कर जाइएगा, कब का है? क्रम से हम चल रहे हैं, एकदम क्रम से एक एक करके। 27 फरवरी 1963, 1967 को ये फैसला आया। अब फैसला क्या आया वही आपको समझना है। देखिए, अब चूंकि नए जमाने के जज आ गए थे, नई सोच के जज आ गए थे, वह भारत को अलग देख रहे थे। अंग्रेजी प्रभाव से अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा क्या हो गया था? मुक्त हो गया था। तो नई सोच के जजों ने आपका कह सकते हैं कि नया फैसला दिया। जैसे कि आपका पढ़ाई में भी अगर कोई पुराना टीचर है तो वह संशोधन इत्यादि ये सब करेंट नहीं बताता, वहीं अपना डायरी पर लिख लिया है, जाएंगे तो वहीं प्रवचन बाँच देगा, वहीं लिखवा देगा। अब पूछेंगे तो मना कर देगा। यहाँ तो भाई कोई रोक नहीं, आप बीच में पूछ सकते हैं। और कहीं नहीं है कि आप बीच में टोक दीजिए, हंस दीजिए, हंस दीजिए पेन भी गिर जाएगी। बीच में हंस भी दिए और 500 फीस केवल बकाया रहेगी, तो जाकर देखिए सार्वजनिक रूप से खड़ा करा कर लताड़ते हैं टीचर और उसके बाद भाग जाते हैं लोग। 4-5 लोग ऐसे आए जो दूसरी जगह मैंने गए थे, बस उनका 500 फीस बकाया था। टीचर इतना बेइज्जत किया सार्वजनिक रूप से कि फिर वो कोचिंग में मुंह दिखाने नहीं गए। यहाँ तो इतनी आज़ादी है कि चलो भाई किसी की बेइज्जती नहीं की जाती, धीरे से ही कहा जाता है कि भाई फीस जमा करिए, आपका तेज भी नहीं बोला जाता। अब वो अलग बात है कि भाई कुछ उदारता आदमी बरतता है, लेकिन उस उदारता का नाजायज फायदा न उठाया जाए। हम बता दें फिर भाई आपका फीस को लेकर, देखिए आपका कई लोग ऐसे हैं कि कोरोना के पहले एडमिशन लिए थे, आपका 3 साल हो गया, 2.5 साल बीच में क्लास नहीं चला। तो भाई उस समय फीस कम थी, इस समय थोड़ा बढ़ी है। तो आपका अब लोग क्या करते हैं कि जो लोग उस समय पढ़े थे वहीं फीस बताते हैं,
तो कोरोना काल के बाद पेट्रोल सरसों डीजल सब बढ़ गया, तो आपका थोड़ा फीस भी बढ़ी। तो भाई जो फीस उस पूछना हो हमसे पूछ ले, आपका बता दिया जाएगा। वैसे भी सबसे कम फीस ली जाती है, तो आपका सबसे कम फीस में पढ़ाया जा रहा है इलाहाबाद में। जहाँ भी जाइए पहले 1,60,000 50,000 जमा करिए और तब एंट्री करिए। यानी इतना उदारता है। उसका ये नियम ये है कि फीस कम रखिए, संख्या ज़्यादा तो वहीं रेशियो बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि जो 10 लड़कों को पढ़ाकर टाइट करके कमाएंगे, 100 कर दीजिए, थोड़ा फीस क्या कर दीजिए कम। तो ऑनलाइन में कई हजार पढ़ रहे हैं, फीस तो दे ही रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। ऑफलाइन वाले भले 2-4 दिन टाल दे, उनको तो तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि फीस क्या ना कर दे जमा। यहाँ तो डेमो भी ले, वहाँ डेमो नहीं है ऑनलाइन में। आप डेमो लेना हो तो यूट्यूब से लीजिए, डेमो में नहीं है। तो फिर एक बार देखिए अच्छे से, इसको मैं बता रहा हूँ इस केस में हुआ क्या। अब ये हमें देखना है, अच्छे से देखना है, ये बहुत पॉपुलर केस है आपका। इस केस में उच्चतम न्यायालय पहली बार अपना दम दिखाता है और संसद के सामने खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, तलवार भांजने के लिए कि हम बड़े तो हम बड़े। अभी तक संसद बड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बड़े नहीं हम बड़े। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट, देखिए उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि आपका जो ये संविधान में संशोधन की शक्ति है, पहला प्रतिबंध लगाया कि आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का पावर ही नहीं है। और संसद जो भी संविधान में संशोधन करती है वह अनुच्छेद 13(3)(a) के तहत विधि माना जाएगा। भले ही संविधान संशोधन शब्द को अनुच्छेद 13(3)(a) में स्पष्टतः न लिखा गया हो, लेकिन आपके द्वारा किया गया संविधान संशोधन ला माना जाएगा। और जैसे ही ला माना जाएगा तो अनुच्छेद 13 का कौन सा आ जाएगा, खंड 2। क्या आएगा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। अगर राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है तो उस मात्रा तक वह कानून क्या होगा। सुन, सुप्रीम कोर्ट पहली बार अपना पावर दिखा रहा है कि ये विधि हैं और आप भी राज्य हैं। और ये जो संविधान 368 में आप संशोधन कर रहे हैं 68 के तहत, वह क्या है, आपका विधि मानी जाएगी। 368 में आपको संविधान संशोधन की शक्ति नहीं दी गई है, केवल प्रोसीजर है। अब हेडिंग देखिएगा 368 की, अब एक बात और लिखी गई है, शक्ति। इस केस के बाद नियम बदलेगा, केवल प्रक्रिया ही लिखी गई थी, शक्ति नहीं। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत आपको शक्ति नहीं, केवल संविधान संशोधन में क्या दी गई है, प्रक्रिया। कि क्या प्रक्रिया पालन करके आप कानून बनाएंगे, संविधान संशोधन। और इसके बाद आपको संशोधन करना है तो 246 अनुच्छेद बना है, 248 बना है, उसमें कानून बनाइए। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन हम कहें तो ये आया निर्णय कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अगर करती है तो ये संशोधन अवैध। गिर गया क्या कुछ पे? हाँ, बैग उठा लीजिए। अगर संविधान में संशोधन मूल अधिकारों में करती है तो वह संशोधन अवैध माना जाए। तो बताइए किस पर रोक लगा दी गई, संसद पर। और कौन बड़ा हो गया अब, सुप्रीम कोर्ट। एक और बात आई जो पूछा जाता है, भविष्यलक्षी विनिर्णय, यानी कि आपका प्रास्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रास्पेक्टिव ओवर रूलिंग यानी कि भविष्यलक्षी विनिर्णय। अब भविष्यलक्षी विनिर्णय इंटरव्यू में भी पूछा गया, प्री में भी पूछा गया था कि प्रास्पेक्टिव ओवर रूलिंग यानी कि भविष्यलक्षी विनिर्णय आपका किस केस में आया था।
तो क्या मार कर आएंगे? गोलकनाथ। गलत ना हो, क्या मार कर? भविष्यलक्षी विनिर्णय समझिए भाई आपका। भविष्यलक्षी विनिर्णय का मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय तो देती है, लेकिन उसे कोई उपचार नहीं देती। यानी कि तुम्हारा कहना सही है, लेकिन हम तुम्हारे फेवर में निर्णय भी दे रहे हैं, लेकिन ये हम जो निर्णय दे रहे हैं ये तुम्हारे मामले से लागू नहीं होगा, जो आगे आने वाले मामले हैं उनसे लागू होगा। इसका मतलब कि 17वां संविधान संशोधन आपका अवैध घोषित किया गया, लेकिन ये कहा गया कि जो हम नियम बना रहे हैं कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये नियम इसके बाद लागू होगा। इसके बाद का मतलब कि किस तारीख के बाद? 27 फरवरी 1967 के बाद। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भविष्यलक्षी विनिर्णय क्या है, तो एक लाइन बताइएगा। याची के पक्ष में निर्णय तो दिया जाता है, लेकिन याची को कोई रेमडी नहीं दी जाती, और वह निर्णय कब से लागू होता है? बैक डेट से किया आपका फ्यूचर से, बैक डेट से नहीं। अगर बैक डेट में ये निर्णय लागू कर दिया जाता तो 1951 से जितने संशोधन हुए थे, जितने कानून बने थे, सब प्रश्नगत हो जाते, सब विवादित हो जाते और सब कार्यों को रद्द करना पड़ता। इसलिए आगे से कहा गया कि आप ऐसा न करिए, यानी कि आपका आगे से ऐसा न करिए। जैसे कि इसी मामले में आपका विकास दुबे आपका इनकाउंटर भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से यही कहा कि आप गलत किए हैं, लेकिन आगे से ऐसा न करिए। इस बार हम क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट की बात थी, तो क्यों छोड़ रहे हैं भाई? आगे से ऐसा न करिए। यानी कि आप मन बढ़ा रहे हैं कार्यपालिका का कि आम लोगों का इनकाउंटर फर्जी करके क्या करो? मार दो। तो न्यायपालिका किस लिए है? इसीलिए कि आम लोगों की जी जान और माल की क्या करे? रक्षा। और जो भक्षक है उनको क्या करे? दंड। तो अलग बात है, लेकिन आगे से ऐसा न किया जाए। अब इसके बाद संसद बौखला गई, यानी कि इस निर्णय के बाद अब संसद बौखला गई, क्योंकि संसद के मूल अधिकारों में संशोधन पर क्या लग गया? प्रतिबंध। अब संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया, आपका 26वां किया, 27वां किया, 29वां किया, और इन संशोधनों द्वारा संविधान को तहस नहस किया गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा आपका अनुच्छेद 368 में व्यापक प्रावधान किए गए, आपका अनुच्छेद 13 में संशोधन किया गया और पूरे संविधान को तहस नहस कर दिया गया, बस इस आधार पर कि संसद को पावर है कि वह पूरे संविधान में कहीं भी मूल अधिकार सहित ही संशोधन कर दे। ये न्यायपालिका कौन होती है? रोक लगाने वाली। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात? हम बड़े हैं, और पूरा संसद अपना घमंड में आकर क्या की? पूरे ताव में आकर कहा जाता है, पूरे जोश में आकर लगी संशोधन करने। तो कौथा कौथा संशोधन हो गया मुख्य रूप से? 24वां, 26वां, 27वां और 29वां, और भी तमाम हुए, लेकिन मुख्य यही है। तत्पश्चात आपका यहीं से लड़ाई शुरू होती है भाई। संसद और न्यायपालिका में जो टकराव बढ़ा, यहीं से बढ़ा, और यहीं से लड़ाई आज तक चलनी है, यानी कि आज भी लड़ाई चल रही है। तो आइए अब आगे बढ़ा जाए। तत्पश्चात इन संविधान संशोधनों को चैलेंज किया गया, और आपका वह चैलेंज किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। याद रखिए। तो गोलकनाथ के बाद कौन सा केस आता है? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका 1973 का है, और आपका
1973 का ये केस है आपका। देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बने समझिए थोड़ा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में आपका कह सकते हैं कि 24वें संविधान संशोधन, हाँ देखिए यहाँ 368 बताया जाएगा तो वहां बताया जाएगा बेयर। 24वें द्वारा तमाम संशोधन किए गए। दो महत्वपूर्ण हम बता दें। पहला 368 में परिवर्तन ये किया गया था कि आपका कि जो हेडिंग थी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अब उसी के आगे एक पावर भी दे दिया गया। यानी कि अब 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि शक्ति है कि दोनों है। तो शक्ति सब कब जोड़ा गया? 24वें द्वारा। राष्ट्रपति को भी लगा कि हो सकता है आनाकानी करें, तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा उसी में बताएंगे हम बैरक तोड़ेंगे। तो अभी तो कल कल हो सकता है बैरक आ जाए। आज तो अभी इसी कहानी को आगे बढ़ाना है। आज पूरी नहीं हो पाएगी कहानी, क्योंकि ये कहानी मेन है संसद और किसकी लड़ाई में? सुप्रीम कोर्ट में। तो आपका राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। ये भी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां। दो महत्वपूर्ण है, आगे हम बताएंगे बैरक तोड़ते हुए। अब केशवानंद भारती के केस में केरल के दो अधिनियम थे, उनको चैलेंज किया गया और संविधान 24वां, 26वां, 27वां और 29वां जो संविधान संशोधन मुख्य रूप से था उसको चैलेंज किया गया। अब 67 दिन लगातार सुनवाई चली। तो पहले बंटवारा कर लिया भाई। 13 जजों की पीठ बैठी थी और 7 और 6 से निर्णय आया था। मुख्य न्यायाधीश सीकरी महोदय थे। कौन थे? सीकरी। और निर्णय की डेट याद रखिएगा 24/4/1973 को आया। 67 दिन लगातार सुनवाई हुई और 69वें दिन आपका फैसला आया। यानी कि इतना सब तो केशवानंद भारती अभी दिया था आपका, एक्सपायर कर गए, लेकिन आपका उन्हीं के बल पर आज भी चल रहा है। यानी कि आपका इसमें देखिए क्या तर्क दिए गए। तमाम तर्क, अब सरकार रोज बहस होती थी, अटॉर्नी जनरल रोज आते थे। 67 दिन लगातार सुनवाई चली है। पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते थे और तर्कों के तीर चलाए जाते थे। उच्चतम न्यायालय अंत में फैसला देना था कि संसद को क्या पावर है क्या नहीं। अंत में फैसला आया और फिर एक बार देखिए भाई कितने सबसे बड़ी पीठ अब तक की किस केस में बनी है? केशवानंद भारती में। कितने की? 13 जज की। निर्णय की तारीख तक पूछा गया है। कौन सी तारीख याद करेंगे? 24 अप्रैल 1973। और आपका मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा कौन सा? सीकरी। निर्णय देखिए क्या आया। निर्णय ये आया कि संसद संविधान के किस मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। यानी कि आपका पहला नियम हम बता रहे हैं कि संसद को अधिकार है कि हाँ, केशव गोलकनाथ का मामला उलट दिया गया भाई। जो गोलकनाथ के मामले में निर्णय आया उसको क्या किया गया? सेट एसाइड, अपास्ट, उलट दिया गया। और ये कहा गया कि भारत की संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन, तो जैसे ही लेकिन लगा, बहुत खतरनाक बात होती है। और लेकिन या बट या परंतु जहां भी लग जाता है सबसे खतरनाक होता है। और लेकिन आपका कई बार उदाहरण बताए गए थे। आपका विवाह कटवा बाबा का भी उदाहरण एक दिन बताया था मैं। फिर एक बार उदाहरण देखिए, बहुत लंबा भाई लेक्चर चल रहा है, क्योंकि आपका दिमाग भी अस्थिर होना चाहिए। अब ये नहीं कि लोग ऊब जाएं। तो भाई बताया गया था लेकिन में एक बाबा थे गांव में, उनका नाम ही था विवाह कटवा बाबा। वो जिसका भी विवाह तय होता था ये लड़की के यहाँ जाकर काट देते थे। तो हुआ कि क्या किया जाए? तो हुआ कि बाबा को टूर पर भेजा जाए।
न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। तो हुआ कि बाबा के लिए चंदा उंदा जुटाया गया, और हुआ कि बाबा जाइए, ये घूम आइए 2-4 टूर। तत्पश्चात बाबा चले गए, लेकिन मन कहाँ लगेगा। जैसे कि आपका मन बाबा का नहीं लगा, बाबा सोच रहे होंगे कि हम बाड़े हैं, यानी कि हमारा विवाह नहीं हुआ तो गांव के हम किसी का विवाह नहीं होने देंगे, यानी कि हम तो डूब ही गए हैं, अन्य नौजवानों को भी क्या करेंगे, डुबा देंगे। तो बाबा का मन, तब तक एक आदमी अपना विवाह तय कर लिया, और अब विवाह होने वाला था, तब तक बाबा का मन नहीं लगा था, बीच में ही अचानक टूर छोड़कर आ गए। तो अब हुआ कि क्या किया जाए भाई, ये तो बाबा आ गया अब कोई और बाबा ना समझ लीजिएगा ये तो बाबा आ गया, अब क्या होगा, ये तो जरूर विवाह काट देगा। जयमाल हो गया था, अभी 7 फेरे बाकी थे। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो लड़के के बाप ने कहा कि बाबा का पैर ही पकड़ लो जाकर, आशीर्वाद दे देंगे और तुम्हारा विवाह हो के रहेगा। तो लड़का जाकर पैर ही पकड़ लिया, तो बाबा ने आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, और रोज रोज तुम्हें जो मिर्गी आती है वह विवाह के बाद क्या हो जाए, ठीक। अब लड़की वाले वहीं खड़े थे, क्या मिर्गिया लड़के से विवाह होगा। तो लेकिन शब्द बहुत खतरनाक होता है। उसी प्रकार देखिए, लेकिन में सब कुछ सुप्रीम कोर्ट समाहित कर लेगा, यानी कि भारत की संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती हैं, लेकिन ये संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। संविधान में कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जहाँ की संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं है, और उसी मूल तत्व को बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा या संविधान की आधारिक संरचना कहते हैं। तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, केशवानंद भारती। लेकिन सबसे पहले इसका उल्लेख हम बताए थे अल्पमत में, किसने किया था, मधोलकर ने। किस केस में, सज्जन सिंह। भाई वहां से उठाइएगा, यानी कि जो बातें मधोलकर ने सज्जन सिंह के केस में अल्पमत में कही थी कि संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं जहां की संसद छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वही बात अब बहुमत में किसमें आपका प्रतिपादित कर दिया गया, आपका केशवानंद भारती। तत्पश्चात आपका फिर संसद बौखला गई, मैंने मानना नहीं है संसद को, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से डर जाए, डर गए तो मर गए। अब यह कि जे के एग्जाम से डर जाएंगे तो कहाँ पढ़ पाएंगे। तो फिर आपका बौखला गई संसद, और इस बार संविधान, नया संविधान ही लगभग बना डाली। इसके बाद संविधान में संशोधन हुआ, और 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने कर डाला, और पूरे संविधान को तहस नहस कर दिया, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। 50 से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, कई नए भाग, तो कल इसको बताया जाएगा। केशवानंद भारती का बात फिर से हम एक बार बताएंगे, क्योंकि यहाँ से जो कहानी है आज तक लानी है, और उसके बाद अनुच्छेद 368 शुरू करना, बेयर एक्ट। अभी बेयर एक्ट शुरू नहीं हुआ है, कल शुरू हो जाएगा, ये कहानी समाप्त। अभी लिखवाया जाएगा आपका भाई शनिवार को, क्योंकि एक लेक्चर में लिखवा दिया जाएगा।